दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक बहुत मजबूती से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस। कंपनी बहुत मजबूत है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार है इसका बिजनेस। और आप ये देख ही सकते हो कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी इसने क्रॉस किया है। अब यहाँ पे कंपनी की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में कंपनी की तरफ से और कुछ बड़े क्या फैसले हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस है रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का। और आप ये समझ ही सकते हो, इसके लिए वो ग्लोबल मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और फिर रेलवे की कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, मिनी रत्न है कंपनी। और इसकी प्राइस अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप ये समझ ही सकते हो कि जब आरवीएनएल ने दौड़ना शुरू किया तो 30 रुपीज़ से वो लगभग 200 तक पहुंचा है। तो ये स्टॉक ने भी लगभग आप देखें तो 20 रुपीज़ से दौड़ना शुरू किया है। तो अभी इसकी जो दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। और आप ये देख ही सकते हो कि आरवीएनएल के मुकाबले इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ये स्टॉक भी आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है? क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 79.15 पर रही, जहां पे 2.5% की गिरावट थी। तो ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और जो पीरियड था आप देखें तो डिविडेंड का वो पीरियड भी खत्म हुआ, क्योंकि 15 सितंबर अंतिम डेट थी जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। तो इस वजह से भी जो डिविडेंड के लिए जो खरीदार थे उन्होंने वहाँ पर अपनी खरीदारी थोड़ी सी कम की है। और आप देख सकते हो इस वजह से भी तेज़ी तो बनती थी, उसमें रुकावट तो हुई है और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा भी है। अब यहाँ पे देख दो कि कंपनी अब अपनी एजीएम करने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 22 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी, फ्राइडे के दिन, और शाम को 3 बजे का इसका वक्त है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस एजीएम से जुड़ेंगे सब। और आप ये देख सकते हो कि इस एजीएम के लिए 15 सितंबर कट ऑफ डेट थी उन शेयर होल्डर के लिए जिन्होंने शेयर लिए हुए। तो जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और 15 सितंबर के पहले उनके डीमैट अकाउंट में है, वही यहाँ पे शेयरिंग वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल वो कर पाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तो दे दी है डिविडेंड की, लेकिन डिविडेंड के लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी है। तो 22 सितंबर की जब मीटिंग होगी इसके दौरान शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी और शेयर होल्डर की रजामंदी मिलने के बाद भी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। तो ये एजीएम के बाद आने वाले 30 दिनों के अंदर कम ज़्यादा समय में आप सबके डीमैट अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। तो ये समझ सकते हो, इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है, तभी डिविडेंड आपको मिलेगा और इसके लिए वोटिंग होगी। तो ये जो वोटिंग होगी, ई वोटिंग के माध्यम से शेयर होल्डर अपनी रजामंदी दे पाएंगे। तो ये जो आप देखें तो वोटिंग है 19 सितंबर से शुरू होगी सुबह 9 बजे से और ये खत्म होगी 21 सितंबर शाम को 5 बजे। तो एजीएम के एक दिन पहले तक जितने भी शेयर होल्डर है वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप देख सकते हो कि जो भी रिजल्ट होगा उसकी जानकारी एजीएम के दौरान दी जाएगी। तो काफ़ी लोग हैं जो लगातार कमेंट्स करके कह रहे हैं कि कब हमें डिविडेंड के पैसे मिलेंगे। तो आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा कि जल्द ही इस एजीएम के बाद आपके डीमैट अकाउंट में जो भी तो आपकी अमाउंट होगी वो क्रेडिट कर दी जाएगी। अब अगर हम आईआरएफसी के फाइनेंशियल सेहत को देखें तो कंपनी का एबिटाडा अगर देखें तो फाइनेंशियल 2023 के लिए 23,795 करोड़ का है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो टोटल मिला वो 6,337 करोड़ है। और यहाँ पे कंपनी का नेटवर्थ अगर आप देखें तो 45,470 करोड़ का है। और कंपनी का टोटल AUM देखें तो यहाँ पे आपको 4,66,938 करोड़ दिखाई देगा। क्रिशिल की तरफ से इसकी AAA की रेटिंग मिली है और इसका आउटलुक स्टेबल है। इकरा ने भी इसकी रेटिंग AAA दी हुई है और जो आउटलुक है उसको देख सकते हो कि स्टेबल रखा हुआ है। केयर की तरफ से भी AAA की रेटिंग है। तो जितनी रेटिंग एजेंसियाँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग दे रही है, यानी उनके हिसाब से जो भी यहाँ पे इनका बिजनेस है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है और इसी वजह से AAA की रेटिंग मिल रही है। अब कंपनी के टोटल बोरोइंग की देखें 31 मार्च 2023 तक की, तो यहाँ पे देख दो कि 1,84,531 करोड़ रुपीज़ की टोटल डोमेस्टिक बॉन्ड्स के माध्यम से उन्होंने बोरोइंग की हुई है। इसके अलावा रुपीज़ में टर्म लोन देखें तो करीब 1,59,041 करोड़ का है और ग्रीन बोरोइंग के माध्यम से देखें तो इन्होंने 16,422 करोड़ की बोरोइंग की हुई है। इसके अलावा 4,768 करोड़ की इनके 54 EC बॉन्ड्स के माध्यम से इन्होंने बोरोइंग की हुई है।
इसके अलावा 71,738 करोड़ की जो इनकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी है। कंपनी के विज़न की बात करें तो रेलवे के सेक्टर में अपनी सहयोग देना, एक फाइनेंस प्रोवाइड करना और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में रिलेशनशिप बनाए रखना और इस रेलवे सेक्टर को अपनी तरफ से जितना हो सके सहयोग देने का ये विज़न है IRFC का। अब यहाँ पे अगर मिशन की बात करें तो IRFC का मिशन है कि इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज को बनना है और फंड्स जो है मार्केट से लेके इसको रेलवे की कंपनी से ज़्यादा प्रोवाइड करना, जिससे IRFC आने वाले समय अपने सेक्टर में लीडर बन जाए। तो ये इसका विज़न है और ये मिशन है। अब IRFC ने मार्केट कैप के मामले में देखें तो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस किया। करीब 1,03,699 करोड़ का इसका इस समय करंट मार्केट है और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार है। करंट प्राइस की 79.4 की है, लो इसका 20 रुपीज़ का और हाई 92 का है और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी स्टॉक हो चुका है। स्टॉक का P 16.60 है, बुक वैल्यू इसकी 36 की है और 1.89% का अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। ROC इसका 5.32% है, ROE 14.7%, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 25.3% के आसपास, जो काफ़ी शानदार है और इसके अलावा 30.7% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी, जो बहुत ही बेहतर है। अब इसके अगर हम रेवेन्यू को देखें तो लगातार आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2022 में 5,627 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में 6,679 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 1,660 करोड़ के आसपास था, जून 2023 में कम होकर 1,557 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो थोड़ा सा आप देखें तो प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन मार्च के मुकाबले बढ़ा है। मार्च में 1,328 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। अब यहाँ पे अगर हम इसके आंकड़ों को और साल दर साल के हिसाब से देखें तो आपको बहुत ही शानदार आंकड़े दिखाई देंगे। 2019 में जहाँ पे 11,130 रुपीज़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, वो 2023 तक बढ़ते हुए 23,892 रुपीज़ तक पहुँच गया और हर साल आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे अगर प्रॉफिट की बात करें 2019 में 2,255 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो 2023 तक बढ़ते हुए 6,337 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े इशारा करें कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि हर साल कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। बीच में कोरोना भी आया, उसके बावजूद भी इसका कारोबार नहीं रुका। देख सकते हो कि प्रॉफिट रेवेन्यू के आंकड़े लगातार बढ़े और वैसे ही नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 18,586 करोड़ के आसपास जो नेटवर्थ था, वो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ के आसपास पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है नेटवर्थ में। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इसके अलावा देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है प्रशांत खेमका, उन्होंने रेलवे शेयरों में निवेश की सलाह दी। उनके हिसाब से जिस तरह से सरकार ने इस समय रेलवे के लिए कैपेक्स खोल दिया है, आप देखें तो जिस तरह से इस बार बहुत सारा ऐलान किया गया, बहुत सारे पैसे रेलवे सेक्टर में लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय रेलवे सेक्टर की जितनी कंपनियां, उनमें एक शानदार तेजी आ सकती है। तो रेलवे के शेयरों में खरीदारी की सलाह देख सकते हो कि प्रशांत खेमका की तरफ से दी गई है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले कई सालों के बाद पहली बार देखें तो रेलवे के शेयरों में तेजी देखने को मिली है हमें इस बजट के पहले से। तो ये लगभग 6-8 महीनों से ही तेजी बनने लगी और इसीलिए अभी तेजी लंबी चल सकती है। अब एक बार हम अगर इसके परफॉर्मेंस को देखें BS सेंसेक्स के मुकाबले और फाइनेंस सेक्टर के मुकाबले, तो इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। पिछले एक साल में इसने 247% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 12% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस सेक्टर में भी मात्र 12% की ही तेज़ी बनी है। तो सबसे शानदार रिटर्न यहाँ पे IRFC का है। 3 मंथ की बात करें तो IRFC ने 140% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में 7% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में भी 7% की ही तेज़ी है। अब यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे IRFC का जो रिटर्न है वो 56% पॉजिटिव है, जबकि BSE सेंसेक्स में 3% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 4% की तेज़ी बनी है। ईयर टू डेट के हिसाब से BSE फाइनेंस और सेंसेक्स के मुकाबले बहुत बेहतर रिटर्न है। IRFC का करीब 143% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स मात्र 11% ही पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा है और फाइनेंस सेक्टर में देखें तो 10% की ही तेज़ी बनी है। तो रिटर्न ओवरऑल बहुत बेहतर है। तो दूसरे अपने सेक्टर के मुकाबले और सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यह एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यानी आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो अगर आप इसको कम से कम 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये टारगेट इसका जो है 500 से लेकर 1000 के टारगेट भी दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।